नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का ये सीरीज नंबर 4 है और सीरीज नंबर 4 में भी आपको टॉप 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सभी टॉप 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी को सुपर टेट और यूपी टेट के दोनों पेपर में हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चंस को मैं अच्छी तरीके से व्याख्या के साथ आपको समझाऊंगा। आइए स्टार्ट कर देते हैं अपने प्यारे से लेक्चर को। देखिए यहाँ पे क्या है, कल आपसे पूछा गया प्रश्न, कल आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, मींस सीरीज नंबर 3 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है, इसके बारे में बात करते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ऑटिज्म या फिर एप्रेक्सिया। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। पढ़ने और लिखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया बोला जाता है। क्या होता है डिसलेक्सिया, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अक्षमता मीन्स क्या हो गया, कैसी अक्षमता ये? तो अधिगम से संबंधित अक्षमता है। अधिगम से संबंधित क्या है? अक्षमता है। अक्षमता का अर्थ क्या होता है? अक्षमता मीन्स होता है अयोग्य, अयोग्य, या फिर कह सकते हैं अभाव, या कह सकते हैं अभाव। और अधिगम का अर्थ क्या हो गया? अधिगम का अर्थ हो गया सीखने से। अधिगम का अर्थ क्या हो गया है? सीखने से। ये हम लोग लगातार बात करते हुए चले आ रहे हैं अधिगम क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे समझिए क्या होता है कि अधिगम अक्षमता किसके साथ होती है? तो ये होती है विशिष्ट बालकों के साथ। कैसे बालकों के साथ? विशिष्ट बालकों के साथ ये चीजें घटित होती हैं। विशिष्ट बालकों के साथ ये चीजें घटित होती हैं। विशिष्ट बालक कौन हो गए? देखिए, अभी तक हम लोगों को क्या चीज मालूम होता है कि जिसको अस्थि हड्डियों से संबंधित कोई विकलांगता हो, विकलांगता हो, या फिर श्रवण से संबंधित कोई विकलांगता हो सुनने में, और या फिर उसको दृष्टि से संबंधित कोई विकलांगता हो, ये हमको पता है, जिसको विकलांगता को अब दिव्यांग भी बोला जाता है। तो दृष्टि, ठीक है, श्रवण और अस्थि विकलांगता ही नहीं, बल्कि जो मानसिक जो मानसिक विकार होते हैं, मानसिक विकार जो हो गया, मानसिक जो संकीर्णता होती है, मानसिक विकार हो गया। और अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता जो होती है, ये भी विशिष्ट बालकों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मानसिक विकास और अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चा यहाँ पे मानसिक विकार, इसको समझिएगा, मानसिक विकार। ठीक है, तो मानसिक विकार या फिर अधिगम अक्षमता वाले जो भी बच्चे होते हैं, इनको भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो मानसिक विकार और अधिगम अक्षमता, तो अधिगम अक्षमता के ही ये यहाँ पे कुछ प्रकार, कुछ वर्गीकरण आपको बताए गए हैं। कौन कौन से? डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ऑटिज्म और एप्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया एक्चुअल में होता है लेखन और चित्रकला संबंधित जो विकार होते हैं, लेखन और चित्रांकन संबंधी जो विकार होते हैं, इसको किस में रखा जाता है? डिस्प्रेक्सिया में। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म क्या होता है? तो ऑटिज्म जो स्वालीनता या फिर आत्म विमोह की भावना होती है। ठीक है, स्वालीनता या फिर आत्म विमोह, ठीक है, स्वालीनता, स्वालीनता या फिर आत्म विमोह, आत्म विमोह ही क्या कहलाती है? आत्म विमोह ही क्या कहलाती है? ऑटिज्म कहलाती है। इसमें दूसरों लोगों के साथ जो बातचीत का, कन्वर्सेशन का कांटेक्ट है, ये सही से हो नहीं पाता है। एप्रेक्सिया में चेष्टा जो अक्षमता होती है, वो एप्रेक्सिया में आएगा, चेष्टा अक्षमता। यहाँ पे डिसलेक्सिया समझिए, डिसलेक्सिया क्या है? एक्चुअली में डिसलेक्सिया क्या है? तो पठन वाचन संबंधी जो विकार होते हैं वो डिसलेक्सिया में होंगे। ठीक है, और इसके अंदर गत क्या होगा? यह भाषा के लिखित, ये भी समझिए, यह भाषा के लिखित, मौखिक, लिखित मौखिक और और लिखित मौखिक और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। ठीक है, भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, सॉरी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया प्रभावित करता है किसको? यह भाषा की लिखित मौखिक और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। कौन? तो डिसलेक्सिया प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अपना पहला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ?
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ बताइए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो होता है, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ, और दूसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ। तो जब प्रारंभ होने की बात आती है तो 1986 सही हो जाता है, और लागू होने की बात आती है तो 1987 1987 या फिर 88 लिया जाता है। ठीक है, तो 87 ज्यादातर प्रचलित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में लागू होता है, और प्रारंभ होता है 1986 में एनईपी के टाइम में। जब एनईपी 1986 आता है तो इसमें निर्णय लिया जाता है, क्या इसमें एक निर्णय लिया जाता है कि प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं, प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं, इनकी जो शिक्षा है उसमें एक रूपता लाई जाए। क्या लाई जाए, उसमें एक रूपता उसमें लाई जाए। और इसके लिए जो विद्यालय होता है, इसके लिए विद्यालय को न्यूनतम शैक्षिक, इसके लिए विद्यालय को क्या चाहिए, तो विद्यालय को जो न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं हैं, न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, या विद्यालय को उपलब्ध करानी चाहिए, या उपलब्ध होनी चाहिए विद्यालय के पास, उपलब्ध, ठीक है, होनी चाहिए। तो शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शैक्षिक सुविधाएं मतलब क्या चीजें होगी, तो शैक्षिक सुविधाओं में जैसे समझिए, शैक्षिक सुविधाओं में कम से कम स्कूल में 2 बड़े रूम हो, ठीक है, हवादार रूम होने चाहिए, प्लस 2 टीचर हो, और जिनमें से एक महिला टीचर होना जरूरी है। 2 रूम हो, और एक वहां पे रूम के सामने बड़ा सा बरामदा होना चाहिए, बड़ा सा बरामदा भी होना चाहिए रूम के सामने। ठीक है, तो 2 रूम होना चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए, 2 टीचर कम से कम, और 2 टीचर में एक महिला टीचर होनी चाहिए। फिर क्या होता है, स्कूल में घंटी हो, चौक हो, डस्टर हो, पुस्तकालय हो, पेयजल की सुविधा हो, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी शैक्षिक सुविधाएं हैं जो कि स्कूल में होने चाहिए। ये कार्यक्रम, ये योजना इसलिए चलाई गई थी, है ना। और बाद में 1992 में 1992 में इसमें संशोधन भी होते हैं। 1992 में ये इसमें संशोधन भी होता है, इसको उच्च प्राथमिक स्तर तक भी चीजों को बढ़ाया जा सके, इस सुविधा को, इस योजना को लागू किया जा सके। 2 रूम के जगह पे 3 रूम की व्यवस्था की जाए, जैसे नामांकन हो स्कूल में। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपना क्या है, मिड डे मील कब लागू हुआ। मिड डे मील को हिंदी में बोलते हैं मध्याह्न भोजन वितरण। मध्याह्न भोजन वितरण ये प्राथमिक और लघु दोनों विद्यालय के लिए है। प्राथमिक प्लस लघु दोनों विद्यालय के लिए है। ठीक है, तो कब किया गया था ये, 15 अगस्त 1995 से ये लागू किया गया। 15 अगस्त 1995 से ये लागू किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की ये योजना है। ठीक है, क्या, तो मध्याह्न भोजन वितरण। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है विद्यालय में नामांकन को बढ़ाना, और नामांकन को बढ़ाने के साथ साथ प्लस क्या करना है, उपस्थिति भी बढ़ाना है, उपस्थिति को भी क्या करना है, उपस्थिति बढ़ाना है। प्लस बच्चों का जो स्वास्थ्य है ये अच्छा रह सके, बच्चों का जो पोषण है ये उच्चतम व्यवस्था हो, पोषण का उच्चतम व्यवस्था। ठीक है, ये किस में आएगा, तो ये आएगा मिड डे मील में। ठीक है, मिड डे मील में। एक मिनट, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या इसमें,
उसे उचित रूप से समझाया जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? समझिए फिर से क्वेश्चन क्या है, यहां पे ध्यान से समझिए। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा की ओर संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझाया जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और यह इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब है, यह कथन है थॉमसन का। यह कथन किसका है? थॉमसन मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कथन यही है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अच्छी पाठ योजना के लिए, ठीक है, एक अच्छी पाठ योजना के लिए पाठ योजना के 5 पदों का वर्णन किसने किया है? ये समझिए, अभी तक कोई भी ऐसा पेपर ही नहीं बना जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब है हर्बर्ट। इसका सही जवाब क्या है? हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट जो योजना है उस पाठ, समझिए क्या है, एक अच्छी पाठ योजना के लिए पाठ योजना के 5 पदों का वर्णन किसने किया है? तो हर्बर्ट ने किया है। हर्बर्ट ने किया है, लेकिन एक्चुअल में हर्बर्ट ने किया है कि नहीं किया है इसके बारे में भी हम लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हर्बर्ट का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम क्या है? तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। कहां के हैं? तो ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम है? तो इनके गुरु का नाम है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी इनके गुरु हैं। और जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के शिष्य कौन कौन है? इनके शिष्य का क्या क्या नाम है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके शिष्य हैं जिलर। इनके शिष्य का नाम क्या है? जिलर, स्पेंसर, जिलर हो गए, और कौन हो गए? स्पेंसर हो गए। इनके कौन है? तो इनके शिष्य हैं, और राइन भी इनके शिष्य हैं। जिलर, स्पेंसर और राइन कौन है? इनके शिष्य हैं। ठीक है, जिलर, स्पेंसर और राइन ये किसके शिष्य हैं? तो हर्बर्ट के ये शिष्य हैं। और हर्बर्ट के गुरु का क्या नाम है? पेस्टोलॉजी। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट किसके शिष्य हैं? तो पेस्टोलॉजी के ये शिष्य हैं। आगे बात करते हैं, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 4 पदों को बताया था। शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 4 पदों को बताया। पहले तो बात करते हैं 4 पद कौन कौन से हैं। 4 पदों को बताया किसने? तो हर्बर्ट ने। किस किस लिए बताया? शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए। शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 4 पदों को बताया। पहला क्या है? तो पहला इनका पद था स्पष्टता, अस्पष्टता। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तो दूसरे का नाम क्या है इनमें? संबंध। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? संबंध। और तीसरे का नाम है व्यवस्था। तीसरे का नाम क्या है? व्यवस्था। और जो चौथा पद है, चौथे पद को बोलते हैं क्या? तो चौथे पद को बोलते हैं व्यवहारिक प्रयोग। व्यवहारिक प्रयोग। तो व्यवहारिक प्रयोग क्या है? इनके 4 पद हैं। अब इन 4 पदों से, इन 4 पदों से इनके जो शिष्य थे, किसके शिष्य? हर्बर्ट के, जिलर, राइन और स्पेंसर। जिलर, राइन और स्पेंसर ने 5 पदों को बताया, जिसको हर्बर्टीय पंच प्रणाली विधि के नाम से जाना जाता है। हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली के नाम से जिसको जाना जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो समझिए, पहला है प्रस्तुतिकरण, पहला है तैयारी। पहला क्या है? तैयारी। ठीक है, और तैयारी में 2 चीजें शामिल हैं। एक तो प्रस्तावना, एक क्या शामिल है? प्रस्तावना। और दूसरा उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन शामिल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? तो दूसरे नंबर पे है प्रस्तुति। दूसरे नंबर पे क्या है? प्रस्तुति। तीसरे नंबर पे है तुलना, कंपैरिजन। ठीक है, चौथे नंबर पे है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। और 5वें नंबर पे है प्रयोग। 5वें नंबर पे क्या है? प्रयोग। तो ये 5 पदों को बताया हर्बर्ट के शिष्य ने, जिसका नाम क्या क्या था? राइन, स्पेंसर और जिलर। ठीक है, राइन, स्पेंसर और जिलर। तुलना एंड निष्कर्ष भी यहां पे ऐड कर लीजिएगा, निष्कर्ष। ठीक है, तो ये 5 चीजों को बताया किसने?
स्पेंसर ने, जिलर ने और राइन ने। स्पेंसर, जिलर, राइन किसके से हैं? तो ये हैं हर्बर्ट के। हर्बर्ट का पूरा नाम क्या है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रुचि कितने प्रकार की होती है? बात करते हैं रुचि की, इंटरेस्ट। रुचि कितने प्रकार की होती है? तो रुचि के जो प्रकार हैं वो हैं दो। रुचि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो रुचि होती है जन्मजात रुचि, जन्मजात रुचि, और दूसरे रुचि को बोलते हैं अर्जित रुचि। अर्जित रुचि। क्या होता है जन्मजात रुचि? क्या होता है जन्मजात रुचि? तो जन्मजात रुचि में ऐसी रुचि जो बच्चे को जन्म के साथ मिलती है, जैसे भोजन संबंधी जो रुचि होता है, ठीक है, जन्म से जो मिलेगा, जन्म से, एग्जाम्पल के लिए भोजन संबंधी, भोजन संबंधी रुचि, भोजन संबंधी रुचि। ठीक है, अगला बात करते हैं जन्मजात अर्जित रुचि क्या होता है? अर्जित रुचि ये वातावरण से बच्चा प्रदान करता है, वातावरण से बच्चा सीखता है, वातावरण से। ठीक है, जैसे क्या हो गया? किसी विषय वस्तु को सीखना, किसी विषय को सीखना। तो किसी विषय को जो सीखना हो गया, ये अर्जित रुचि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? तो अर्जित रुचि के अंतर्गत आता है। तो बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे कार्य क्या करने चाहिए? कठिन और नीरस, जो सब्जेक्ट कठिन हो, जिसमें बच्चों का मन ना लगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हमको बच्चों को बताना चाहिए। सरल और रुचिकर तरीकों के साथ बच्चों के सामने उसको हमको डिलीवर करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं पाठ को पढ़ाने से पहले, पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों को पाठ की जो उपयोगिता है और उसके जो उद्देश्य हैं ये बता दिए जाने चाहिए। फिर बात करते हैं विषय सामग्री जो भी आप बच्चों को दे रहे हैं, उसमें नवीनता हो और परिवर्तन भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, खेल और क्रियाविधि के द्वारा शिक्षण कराई जानी चाहिए। बच्चों के साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए और बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो ये है क्या? रुचि उत्पन्न करने के लिए कुछ विधियां हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो किस वर्ष प्रभावी हुआ और कब पारित हुआ? दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2009 में ये पारित होता है और प्रभावी होता है 2010 से। ठीक है, 2010 से लागू होता है और आरटीई एक्ट 2009 में पारित होता है। यहां पे पारित होगा। ठीक है, लागू या फिर प्रभावी, ये प्रभावी होता है। ठीक है, तो 2010 में क्या है इसके पीछे की कहानी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, 2 दिसंबर 2002 को होता है क्या? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें क्या बताया जाता है? जिसमें बताया क्या जाता है कि जो राज्य है ये विधि बनाकर, कानून बनाकर, विधि बनाकर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगी। निशुल्क और अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, उपलब्ध कराएगी। ये क्या था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये चीजें कही गई। और कौन से अनुच्छेद में था? तो 21A, आर्टिकल 21A में ये बात कही गई थी। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या होता है? ये जोड़ा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बताया गया? इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए आरटीई 2009 पारित किया गया था। व्यवहारिक रूप देने के लिए आरटीई 2009 पारित किया गया था। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 7 अध्याय और 38 धाराएं इसमें शामिल हैं आरटीई 2009 में। ठीक है, और मूल अधिकार भी बना, किसी भी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का हक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपना क्या है? हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखी गई है गाल्टन महोदय के द्वारा।
गाल्टन महोदय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी किसने लिखा है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ये किसकी रचना है, इसको आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। ये आपको बताना है एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी रचना है। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था सुपर टेट में, तो यूपी टेट में था मेरे ख्याल से। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व। आपको मैं बता देता हूं MMPI का फुल फॉर्म, MMPI का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, मिनेसोटा, ठीक है, मिनेसोटा, ठीक है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक, मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है, आगे बात करते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने, डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, आर्मी अल्फा टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को क्या किया है, प्रतिपादित किया है, एक बुद्धि परीक्षण है ये, ठीक है, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट वगैरह था ऐसे ही ये भी है। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या है, मीडियन आपसे पूछा है, ठीक है, मध्यांक क्या है। आप पहले ये देखिए, जब मध्यांक आपसे पूछेगा आपको क्या करना है, सबसे पहले आप काउंट कीजिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर सम डिजिट है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए यहां पे फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा n/2 या n/2, n/2वां पद, दोवां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, पूरे का बटे हो जाएगा 2। इसको आप निकाल दीजिए, कितनी संख्या है, तो 6, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 2। आगे क्या हो जाएगा, यहां पे 6/2 को कितना लिख सकते हैं, 3वां पद प्लस 2 3 6 4वां पद, 4वां पद पूरे के बटे 2 हो जाएगा। 3वां पद क्या है यहाँ पे, 1 2 3 9 है, और 4वां पद क्या है, 10 है, अपॉन 2। 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19/2, काट दोगे तो 2 9 18, ठीक है, 2 पंचे 10, 9.5 आ जाएगा इसका माध्यांक, 9.5, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 9.5 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है आज के लिए, आपका प्रश्न है 5 वर्ष के राम की मानसिक आयु 8 वर्ष है, राम की बुद्धिलब्धि बताइए। 5 वर्ष के राम, राम की आयु 5 वर्ष है और मानसिक आयु 8 वर्ष है, इनकी बुद्धिलब्धि आपको बताना है, और फॉर्मूला मैं आपको दिया हूं, किसी ना किसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं, इसी तरीके से आपको सीरीज मिलती रहेगी। अब एक नया सेक्शन और लॉन्च होगा, जैसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होगी उसकी आपको सेपरेट से वीडियो मिलने वाली हो, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल पे अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।